हेलो स्टूडेंट्स। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे अबाउट द स्पेक्ट्रम, जनरल स्पेक्ट्रम। हमने दो तरह के स्पेक्ट्रम की बात की थी, एक था इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम में हमने ये कहा था कि कहीं किसी सोर्स से जो इमिटेड लाइट है उसको पकड़ करके प्रिज्म से पास करा करके डेविएट करा लेंगे, डिस्पर्शन करा लेंगे, और डिस्पर्स्ड लाइट को अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करते हैं तो वो जो वेवलेंथ पैटर्न बनता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मैंने कहा भी था कि जैसे रेनबो होता है, बारिश के बाद में रेनबो बन जाता है, सतरंगी बन जाता है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स और रेन ड्रॉपलेट्स, तो उनकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो हमने डिस्कस भी किया था। हमने ये भी कहा था कि इमिशन स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस। हालांकि हम नॉन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लाइन स्पेक्ट्रम इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, वही तो हम पढ़ रहे थे बोहर मॉडल में। और हमने तो ये भी कहा था कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे हाइड्रोजन He+, Li2+ एंड सो ऑन। बाकी स्पेक्ट्रम इज लाइक द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जैसे दो अलग अलग व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं करते, किसी भी दो एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम कभी मैच नहीं करते। तो स्पेक्ट्रम इज ए वेरी स्पेशल एंड कैरेक्टरिस्टिक थिंग ऑफ एवरी एलिमेंट। इस बात को दोबारा फिर कहेंगे जब हम एटॉमिक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात कहेंगे। तो हमने जनरल स्पेक्ट्रम में इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर ली थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कराते हो और पास कराते हो थ्रू सम सब्सटेंस, मे बी सम सॉल्यूशन और ए सॉलिड सब्सटेंस और ए गैस और समथिंग लाइक दैट। कुछ लाइन वो है, कैसे, एक बार पहले समझ लो बात को। मान लो ये कोई एक सॉल्यूशन है, मान लो ये एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने ऑफ, मान लो सोडियम क्लोराइड ले लिया, पूरा एक्वस सॉल्यूशन भर लिया। बीकर मान लो कुछ ऐसे ले लिया और इस पे व्हाइट लाइट पास कराई। व्हाइट लाइट को मैं सिंबलाइज करने के लिए उसमें सभी तरह की वेवलेंथ होती है इन ए पर्टिकुलर रेंज। मान लो मैंने ऐसे इसको सिंबलाइज कर दिया, लाइक दैट। तो ये है इंसिडेंट व्हाइट लाइट। ये इंसिडेंट व्हाइट लाइट है विच कंटेन्स all the wavelengths। तो it is an incident white light which contains all the wavelengths in a range। हालांकि अब रेंज भी पता होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू कौन सा 7500 एंगस्ट्रॉम व्हाइट लाइट की ये रेंज है। तो इट इज अ इंसिडेंट व्हाइट लाइट है। इसको किसी सॉल्यूशन से पास करा दिया या किसी गैस से पास करा दिया या किसी सॉलिड से पास करा दिया तो क्या होगा? अब मान लो कोई सॉल्यूशन ऑफ NaCl है या कोई और सब्सटेंस है, उसमें क्या होगा कि सोडियम के और क्लोरीन के जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन वेवलेंथ्स में से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ खा करके अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। और जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, ट्रांसमिटेड लाइट में जैसे ये वाली वेवलेंथ आ गई, जैसे ये वाली वेवलेंथ भी आ गई और ये वेवलेंथ गायब हो गई, है ही नहीं कुछ। उसके बाद ये बड़ी वाली वेवलेंथ आ गई, ये वैकेंट है ही नहीं। मतलब कौन खा गया उसे? सॉल्यूशन खा गया। अरे ये 4000 से लेकर के 7500 तक की जो वेवलेंथ्स हैं, ऑल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट इन इट। जब ये NaCl के सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो वाटर भी है उसमें, Na+ भी है, Cl- भी है, कई तरह के एटम्स हो गए, उनके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज होंगी। इनमें से सम ऑफ द वेवलेंथ्स विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय दिस सॉल्यूशन और बाय दिस सब्सटेंस, और उन वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब करके, उन फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करके सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्साइटेड इनटू द हायर एनर्जी लेवल। और यहां से जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसमें से मान लो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्यू पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आर अब्सॉर्ब्ड, दैट विल बी एब्सेंट। सो दिस इज एब्सेंट वेवलेंथ। एब्सेंट फोटोन है ये ऑफ दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ, और ये ट्रांसमिटेड लाइट हुई।
इस ट्रांसमिटेड लाइट को आप एक फोटोग्राफिक प्रिज्म से लेकर के एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लो। दिस इज प्रिज्म। तो ये ट्रांसमिटेड लाइट जो थी, दिस इज डेफिशिएंट, दिस इज शॉर्ट ऑफ फ्यू पर्टिकुलर वेवलेंथ्स व्हिच हैव बीन एब्जॉर्ब्ड by this solution or the substance to excite their electron from the lower energy level to the higher energy level, and the transmitted light is short of this। तो इसका मतलब जब ये लाइट जाएगी और फोटोग्राफिक प्लेट पे जाएगी तो फोटोग्राफिक प्लेट पूरी लगभग ब्राइट हो जाएगी, पूरी ब्राइट, क्योंकि व्हाइट लाइट पड़ेगी। जैसे आप ध्यान से देखो, ये व्हाइट बोर्ड है, ऑल द वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, पूरी ब्राइट हो गई है। बट कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर एब्सेंट होगी तो वहां एक डार्क लाइन बन जाएगी। सो डार्क लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड लाइक दिस। सो दीज डार्क लाइन्स आर फॉर्म्ड। These dark lines on bright background these dark lines on bright background is absorption spectrum। तो these dark lines on bright background is called absorption spectrum। तो absorption spectrum का मतलब पूरी, अगर मान लो प्योर व्हाइट लाइट होती तो पूरी स्क्रीन क्या हो जाती है, ब्राइट हो जाती, क्योंकि ऑल द वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, बट सम ऑफ द वेवलेंथ्स आर एब्सेंट। सो दोज एब्सेंट वेवलेंथ्स विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइंस। तो इसका मतलब ये जो डार्क लाइंस बनी हैं ये वो वेवलेंथ्स हैं विच हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। सो दीज डार्क लाइंस ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दीज डार्क लाइंस corresponds to the photons absorbed by substance। तो these dark lines corresponds to the photons absorbed by substance। तो वो जो एब्सेंट वेवलेंथ थी वो डार्क लाइन क्रिएट करती हैं। ये हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ब्राइट बैकग्राउंड पर डार्क लाइंस। अच्छा, ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। अब अगर मैं इस सब्सटेंस का इमिशन स्पेक्ट्रम देखूं तो इमिशन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ खाई है वो सारी वेवलेंथ फिर इमिट आउट होंगी। तो वो जो इमिशन स्पेक्ट्रम है और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम को लाकर के अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर रख दो तो जहां जहां ये डार्क लाइंस हैं इमिशन स्पेक्ट्रम में वो ब्राइट लाइंस होंगी, और दोनों को रख दोगे तो पूरी स्क्रीन क्या हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। तो एक तरीके से जो यहां मिसिंग वेवलेंथ्स हैं, दीज वेवलेंथ्स विल अपीयर एज ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड इन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सब्सटेंस। तो इस बात को लिखेंगे, लिख भी दो। These wavelengths will appear as bright lines in emission spectrum of substance। ये सब्सटेंस कौन, NaCl। मान लो NaCl का एग्जाम्पल लिया था तो वही वाला केस ले रहे हैं। फिर सुन लो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुश्किल ना है, एकदम आसान चीजें हैं ये सब। हम ये कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में व्हाइट लाइट विच कंसिस्ट ऑल द वेवलेंथ्स इन द गिवन वेवलेंथ रेंज, एंड व्हाट वेवलेंथ रेंज, 4000 से लेकर के 7500 तक की। जब किसी एटॉमिक हाइड्रोजन से, किसी गैस से या किसी सॉल्यूशन से या किसी सब्सटेंस से पास कराएंगे तो सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनमें से कुछ वेवलेंथ्स को खा जाएंगे एंड विल एक्साइट फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। और जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी इट विल बिकम डेफिशिएंट इन दोस पर्टिकुलर वेवलेंथ्स। एंड जब ये ब्राइट लाइट, जब ये ट्रांसमिटेड लाइट को अगर हम डिस्पर्स करा करके फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करेंगे तो मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ्स विल बी अवेलेबल एंड द होल स्क्रीन विल बिकम ब्राइट, बट सम ऑफ द डार्क लाइन्स विल अपीयर। दोस डार्क लाइन्स आर द पर्टिकुलर फोटॉन्स और वेवलेंथ्स विच वर एब्सेंट। ये बात समझ में आ गई? ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बट ध्यान दो, ये सब्सटेंस जो एक्साइट हो गया था फोटोन खाने के बाद, वापस से जब ऊपर से नीचे कूदेगा तो फोटोन इमिट आउट करेगा,
तो इसका इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो इस सब्सटेंस का इमिशन स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ्स होंगी, जो लाइंस होंगी, ब्राइट लाइंस बनेंगी, वो ब्राइट लाइंस वही होंगी जो ये डार्क लाइंस बन रही हैं। तो इसका मतलब इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर इस सब्सटेंस का इमिशन स्पेक्ट्रम ला करके एक के ऊपर एक रख दो, द होल स्क्रीन विल बिकम ब्राइट स्क्रीन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो गाइस ये था, हालांकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे कोई क्वेश्चन है सच हमसे नहीं पूछे जाते। ये तो था जनरल स्पेक्ट्रम। अब जैसे मैंने कहा, वी हैव टू टॉक मोर अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो ये पूरी बात एक बार लिख लें इसको, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या स्पेक्ट्रम है ये? जैसे मैंने कहा था कि मान लो एक सैंपल है एटॉमिक हाइड्रोजन का, उस सैंपल में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हैं, उसको हीट मिलेगी, आपस में कोलाइड करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी विल एक्सचेंज। तो इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट, 1 से 2 पे गया, 1 से 5 पे गया, 1 से 50 पे गया, 1 से 1000 पे गया, 1000 से नीचे आया, 999 पे आया, 998 पे आया, हो सकता है 1000 से 1 पे आ जाए डायरेक्टली, 1000 से 50 पे आ जाए। ऑल कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांजिशंस विल बी देयर एंड द फोटॉन्स विल बी इमिटेड आउट। वो जो इमिटेड फोटॉन्स हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, उसका हम चेक करते हैं। That is called line spectrum of atomic hydrogen. ये discontinuous spectrum है because all the wavelengths are not present in it. Because definite energies होती हैं, quantized होती हैं energy of the atomic hydrogen various levels, level 1, level 2, fixed energies. तो fixed energy के photon ही emit out होते हैं और उनका स्पेक्ट्रम बनता है, तो वो डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर इस स्पेक्ट्रम को एक बार मैं देखूं तो ट्रांजिशंस कैसे होंगे, वुड बी लाइक दिस। डायग्राम बनाओ तो नीचे थोड़ी जगह छोड़ना क्योंकि इसको भी चाहिए होगा। मान लो ऐसे बोलते हैं, ये गैप कम करते जाना है। आप जानते हो क्यों कम करते हैं? 1 2 3 4 5 इस टाइप से, 6 n लाइक दैट। ये मान लो ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो ऑल द ट्रांजिशंस विल बी पॉसिबल, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। और एन तक ही क्यों, इनफाइनाइट तक ही ले लो, इनफाइनाइट तक ट्रांजिशंस विल गो एंड एनर्जी विल बी देयर। एटॉमिक हाइड्रोजन की -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.544 एंड सो ऑन, और ये जीरो एनर्जी। Infinity per n is equal to infinity per energy becomes 0. That means electron is no more bound with the nucleus. अब देखो, ध्यान से देखो, ट्रांजिशन तो कहीं से कहीं तक भी हो सकते हैं। तो जैसे अगर 1 पर ट्रांजिशन होते हैं तो ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 1 पे भी आ सकता है, यहां से भी 1 पे आ सकता है, 6 से 1 पे आ सकता है, 50 से 1 पे, 49 से 1 पे, 6 से 1 से, 5 से 1, 4 से 1, 3 to 1, 2 to 1, and this series is called Lyman series. Lyman series. अगर यही ट्रांजिशंस अगर 2 पर होते हैं, कहीं से भी ट्रांजिशन हो रहे हैं 2 पे हो रहे हैं, जैसे इन्फिनिटी से 2, कहीं से और से 2, इस तरीके ट्रांजिशंस, दिस इज कॉल्ड बामर सीरीज। BALMER, एल साइलेंट होता है, बाल्मर नहीं, बामर। ठीक है, बाल्मर भी बोल दो, नाम में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चलेगा।
तो बामर सीरीज n इज इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन कहीं से भी हो रहे हो, 4 से 5 से 50 से 100 से इंफिनिटी से, लाइक दिस, देन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज कॉल्ड पास्चन सीरीज। नाम भी याद रखने ही है। और यदि 4 पर ट्रांजिशन हो रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट। और यदि ट्रांजिशन यहां हो रहे हैं इस टाइप से 5 पर, फंड सीरीज PFUND, फंड, P साइलेंट है, पफंड नहीं, पफंड ना है, फंड, फंड सीरीज। और यदि ट्रांजिशन 6 पे हो रहे हैं लाइक दैट, देन दिस इज कॉल्ड हम्फ्रे सीरीज, हम्फ्रे सीरीज। ये वेरियस काइंड ऑफ ट्रांजिशंस हैं, और भी ट्रांजिशंस होंगे। तो जब हम देखते हैं इसको फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम को ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, तो मान लो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पर पूरी स्क्रीन जो है वो डार्क होगी, बट जहां जहां ये लाइन आएंगी, जहां जहां ये फ्लैशेस आएंगे, वहां वहां ब्राइट लाइंस आएंगी। सो ब्राइट लाइंस विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। So this is Lyman series. ऐसी बामर सीरीज बन गई यहां। एंड दिस इज डार्क बैकग्राउंड, इस बीच में कोई वेवलेंथ ही नहीं है। उसके बाद पास्चन सीरीज, the bright lines will appear like this and in between there is no wavelength. Dark background मतलब कोई लाइन appear नहीं हो रही, कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ है इस जोन में। So this is a Paschen series and so on. So this is the photographic plate and various these, ये भी dark background है, चल रहा है सब, so on. So these bright lines are formed on the photographic plate in the transition from any higher level to n is equal to 1. तो what is Lyman series? Lyman series जब बनती है when transitions from the higher energy levels to n is equal to 1 पर आना, n is equal to 1 पे आना, कहीं से भी आओ, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 100 से 1, 1000 से 1, infinity से 1. So these are called Lyman series. अगर 2 पे आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्रे सीरीज। तो ये 4-5 सीरीज जो हैं आपको याद रखनी पड़ती हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट पे ये लाइंस बन जाती हैं, बीच में कंप्लीट कोई वेवलेंथ नहीं मिलती, तो दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो लाइक लाइन स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? मैंने कहा भी था कि एटॉमिक हाइड्रोजन है, अपनी जिंदगी कहां गुजारना चाहता है, n इज इक्वल टू 1 में, बट बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स, भाई कोई तो टेम्परेचर होगा सब्सटेंस का, गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग एंड व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर दे एक्सचेंज एनर्जीज एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, पर वहां जाके वो अनस्टेबल हो गया, ऊपर से फिर नीचे कूदेगा टू बिकम स्टेबल, और जब कूदेगा तो फोटॉन से मिट आउट करेगा, और जब फोटॉन से मिट आउट करेगा तो those photons when received on the photographic plate after dispersion will form the line spectrum, discontinuous spectrum of atomic hydrogen. तो ये Lyman series, Balmer series, Paschen series and so on, like that series are formed. अच्छा, Lyman series में भी this is called first line. First line. अब एक बात तो पता ही है, ट्रांजिशन, अब इसे कई बार हम शेल को भी बोलते हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल and so on, KLM, तो ये K अल्फा कहलाता है, K अल्फा। फिर ये वाली जो K अल्फा, तो K अल्फा में ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुआ? 2 से 1 का। ऐसी ये वाली सेकंड लाइन कहलाएगी, दिस वन सेकंड लाइन किसकी? ऑफ लाइमन सीरीज। तो क्या बोलोगे इसे? K में आ रहा है, फर्स्ट शेल मतलब K शेल, तो K शेल में फर्स्ट शेल में आया इलेक्ट्रॉन और वो K बीटा कहलाएगा। कहां? 3 से 1 का ट्रांजिशन। किसके हैं ये? फर्स्ट लाइन ऑफ या सेकंड लाइन ऑफ? लाइमन सीरीज।
अच्छा, इसको बोलते हैं हम लास्ट लाइन। कहां? इन्फिनिटी से 1, तो दिस इज कॉल्ड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। कहां? इन्फिनिटी से 1। तो इस तरीके से आप कहते चले जाते हो। तो ऐसे ये वाली जो लाइन है क्या होगी? 3 से 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो बोलो क्या बोलोगे इसको? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। क्या बोलोगे? n इज इक्वल टू 2 को कौन सा लेवल बोलते हो? सेकंड शेल को क्या? के एल शेल। तो एल अल्फा सीरीज, एल अल्फा लाइन, एंड अल्फा मींस 3 से 2 का ट्रांजिशन। सेकंड लाइन को क्या बोल दोगे? एल बीटा, थर्ड को एल गामा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से फर्स्ट लाइन का मतलब होता है सीरीज का कि जैसे लाइमन है तो 2 to 1, बामर है तो 3 to 2, पास्चन की फर्स्ट लाइन का मतलब 4 से 3, ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन का मतलब 5 से 4, और लास्ट लाइन ऑफ सीरीज का मतलब क्या है? इन्फिनिटी से इन दैट पर्टिकुलर लेवल। लाइमन की लास्ट लाइन इन्फिनिटी से 1, बामर की लास्ट लाइन इन्फिनिटी से 2। हम ये टर्म डिफाइन भी करेंगे, तो एक बार आप ये पहले ड्रॉ कर लो इन सब पॉइंट्स को। ये है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। मुश्किल नहीं है बनाना, एक बार बनाओ, समझ के बनाओ। ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशंस वी हैव टू टेक अप हियर। उसके बाद हम यहां पर इन सीरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो कमिंग टू द वेरियस सीरीज, जरा देखें तो जैसे लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन। अच्छा, यहीं पे एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं हम। एक बात तो पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है फ्रॉम n2 to n1, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू En2 माइनस En1, एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन इज व्हाट? मान लो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू En2 तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड तो हाइड्रोजन के लिए चलो फॉर्मूला तो फाइंड आउट कर ही ले, अपॉन n2 स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। तो यहां से hc अपॉन जब लैम्डा लेंगे तो 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। आप इसको ऐसे ले लो, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन hc 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है, देखो प्रॉपर कांस्टेंट की वैल्यू ले लो तो 1 अपॉन लैम्डा आता है RH इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी यूजफुल फॉर्मूला, एंड RH इज कॉल्ड रिडबक्स कांस्टेंट। दिस वैल्यू इज कॉल्ड रिडबक्स कांस्टेंट। इसकी यूनिट भाई जेड की तो ऐसे कोई यूनिट नहीं है, नंबर है ये सब। तो जेड इज ऑल्सो ए नंबर। तो 1 अपॉन लैम्डा वाली यूनिट होती है, मतलब वेव नंबर वाली यूनिट, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आर एच की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है 1.0987 या कुछ ऐसी वैल्यू है। मैं एक बार देख लेता हूँ व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रिडबक्स कांस्टेंट। हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। Let us see. हाँ, the value is 1.096978 into 10 to the power 7 मीटर माइनस 1। ये है वैल्यू ऑफ आर एच। हालांकि इस वैल्यू को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते ही नहीं है, बट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो 1 अपॉन लैम्डा को कई बार न्यू बार भी लिख सकते हो, वेव नंबर, ये तो जानते हो आप। रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा RH इंटू जेड स्क्वायर। अब हाइड्रोजन की बात करें तो फॉर हाइड्रोजन एटम ये जनरल फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1। वेवलेंथ ऑफ द फोटोन व्हेन ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम n1 टू n2 और n2 टू n1। नीचे से ऊपर जाएगा तो फोटोन खा के जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यदि फोटोन इमिट आउट हो रहा है तो वो ऊपर से नीचे आया है इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है आपको। तो फॉर H एटम जेड की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, जो कि एक कांस्टेंट है, एंड 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम के लिए दिस इज द फॉर्मूला। इनकी मदद से वी कैन फाइंड आउट कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन एंड सो ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज एंड सो ऑन। गाइस एक बार ये पूरी बात नोट कर लो, नोट इट डाउन, पूरी की पूरी बात नोट करो। चलिए कंटिन्यू करें इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ऑफ कोर्स n2 इज ग्रेटर देन n1। और ये फॉर्मूला किसके लिए था, फॉर हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए था, उसी के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब n1 की वैल्यू तो 1 हो गई और n2 क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, 1/λ इन द लाइमन सीरीज इज इक्वल टू RH 1/1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, पहली लाइन फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज के लिए n2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 से 1। फर्स्ट लाइन की मतलब 2 से 1 का ट्रांजिशन है, तो n2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से 1/λ, अच्छा लैम्डा क्या, ये मिनिमम एनर्जी वाली लाइन है तो लैम्डा मैक्स होगा। इस पर्टिकुलर लाइमन सीरीज की सबसे कम एनर्जी वाली लाइन है 2 से 1, तो 2 से 1 का ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी की लाइन है एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू hc/λ। सबसे कम एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा मैक्स। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइमन सीरीज फॉर द एटॉमिक हाइड्रोजन वुड बी इक्वल टू RH इंटू 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 4। तो 4 3/4 तो 3 RH/4। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो गई 4/3 RH। जब इसे सॉल्व करते हो आप RH की वैल्यू रख करके एंगस्ट्रॉम में, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1216 एंगस्ट्रॉम। ऐसी लास्ट लाइन, फॉर लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n2 शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो फिर फॉर्मूला 1/λ, लैम्डा क्या हो गया, मिनिमम, क्योंकि लास्ट लाइन मैक्सिमम एनर्जी की लाइन है ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज लाइमन सीरीज। तो लैम्डा मिनिमम हो गया, शुड बी इक्वल टू RH इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 0। तो यहां से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हो गई 1/RH एंड वंस यू सॉल्व इट दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 912 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब रेंज क्या हो गई, तो व्हाट इज रेंज, range of wavelength of emitted photons of Lyman series for hydrogen। अभी सब कुछ हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, हालांकि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में किसी के लिए भी बात कर सकते हैं। जेड वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जेड स्क्वायर और जाएगा यहाँ पर। तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट such kind of series for He+, Li2+ and so on। तो range of the wavelength emitted, range of the wavelengths of emitted photons of Lyman series, तो कहां से 912 एंगस्ट्रॉम टू 1216 एंगस्ट्रॉम। अच्छा एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, वैसे तो पता है आपको 13.6। तो 13 पॉइंट्स, ये तो वेवलेंथ में करस्पॉन्डिंग टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एनर्जी डिफरेंस इन्फिनिटी से 1 के लेवल का एनर्जी डिफरेंस 13.6।
और 1 से 2 का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं 13.6 टू 12.2 एंड 912 एंगस्ट्रॉम टू 1216 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखना, पूरी की पूरी सभी रेंज कहां लाई करती है? लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेंज। इसका मतलब ऑल द वेवलेंथ्स इन लाइमन सीरीज इन द एटॉमिक हाइड्रोजन लाई इन अल्ट्रावायलेट रेंज। तो ऑल emissions, all photons in Lyman series lie in, सब हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, एवरीथिंग फॉर हाइड्रोजन एटम, सब कुछ हाइड्रोजन एटम के लिए, अभी सब कुछ हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। तो ऑल फोटॉन्स इन द लाइमन सीरीज लाई इन यूवी रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज। दिस रेंज shorter wavelength than 4000 angstrom goes to ultraviolet in this range। ये थी लाइमन सीरीज। तरफ बात करेंगे बामर सीरीज की। जरा बामर सीरीज में देखना, बामर सीरीज में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था याद रखने वाला। बामर सीरीज में फॉर्मूला हो गया 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ऑल दीज वैल्यूज आर पॉसिबल। तो इसका मतलब रेंज कितनी हो गई वेवलेंथ की? 2 पे आना है, एनर्जी -3.4 है, तो एनर्जी रेंज कितनी हो गई? तो एनर्जी रेंज इंफिनिटी से 2 आना है या फिर 3 से 2 आना है। एनर्जी रेंज क्या हो गई? इंफिनिटी से 2, 3 से 2। लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज, इंफिनिटी से 2 तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी डिफरेंस तो ये हो गया। और 3 से 2 का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है पता है आपको? -3.4 और -1 कितना 89 का डिफरेंस, नहीं -1.51 का डिफरेंस, 1.89 तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है, सॉरी ये लास्ट फर्स्ट लाइन है एंड दिस इज लास्ट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा कितना हो गया? 12400 अपॉन 3.42, 12000 1.89, 12400 अपॉन 1.89। और ये अगर वैल्यू चेक करें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सजेस्ट करते हैं दीज वैल्यूज कम आउट टू बी 6563 एंगस्ट्रॉम टू 36, ये कम वाली वैल्यू पहले यहां आएगी, 3646 एंगस्ट्रॉम टू 6563 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेंज। तो 3646 एंगस्ट्रॉम टू 6563 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द रेंज। अब जरा ध्यान से देखना, विजिबल रेंज कहां से होती है? 4000 टू 7500। इसका मतलब सम ऑफ द वेवलेंथ्स इन द बामर सीरीज इन एटॉमिक हाइड्रोजन लाई इन विजिबल पोर्शन। कौन सी होती हैं वो? पहली 4 लाइन याद रखना है। ये पहले नोट करो, मैं बाकी की बात हटाता हूं पहले यहां से। घर पे प्रैक्टिस करें इस सब की, रफ कॉपी में लिख लिख करके नोट्स बनाने के बाद टाइम लगता है इन चीजों को समझने में। तो क्या पॉइंट हो गया? यहां जाओ, फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ बामर सीरीज लाई इन, तो फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ द बामर सीरीज लाई इन विजिबल रेंज। कौन सी लाइंस विजिबल रेंज? कौन सी लाइंस? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। ओनली लिख लो, ओनली फर्स्ट 4 लाइंस।
ओनली फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द बामर सीरीज लाई इन विजिबल रेंज। पहली 4 लाइन केवल 3 से 2 वाली, दिस इज फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, बाकी की लाइन रिमेनिंग लाइन्स ऑफ बामर सीरीज लाई इन यूवी रेंज। अल्ट्रावायलेट रेंज में जो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम वाली होंगी अप टू 3646 एंगस्ट्रॉम, ऑल विल लाई इन द अल्ट्रावायलेट रेंज। तो याद रखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बामर सीरीज में एटॉमिक हाइड्रोजन में पहली 4 लाइन ही विजिबल रेंज में लाई करती हैं, जो हमें दिखती हैं हमारी आंखों को। विजिबल रेंज मतलब विच आर व्यूड बाय आवर नेकेड आइज, आंखों से जो दिखता हो, that is called visible range. तो 3 to 2 the first line, 4 to 2 the second line, 5 to 2 is the third line, 6 to 2 fourth line. तो इस तरीके से आप ये बोलते हो कि only first 4 lines of the Balmer series lie in the visible range. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो बामर सीरीज में पहली 4 लाइन विजिबल में है और रेस्ट गो टू द अल्ट्रावायलेट जोन एंड दिस इज द एनर्जी रेंज। हमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करके। फॉर्मूला तो वो कॉमन है ही, इवन दिस फॉर्मूला ऑल्सो कैन बी यूज्ड। ये फॉर्मूला वही तो है, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू en2 माइनस en1। सिमिलरली पास्चन सीरीज थर्ड, पास्चन सीरीज में फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 upon 3 square minus 1 upon n2 square, and n2 would be 4, 5, 6 up to infinity. All lines lie in infrared region. Wavelengths और बढ़ जाती हैं and they go to the infrared. All lines go to the infrared region. Fourth, पास्चन, पास्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, वेयर n2 इज इक्वल टू 5, 6 अप टू इंफिनिटी लाइक दैट। ये भी ऑल गो टू IR। ब्रैकेट फंड, वो समझ गए आप, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, एंड n2 वुड बी इक्वल टू 6, 7 अप टू इंफिनिटी। ऑल गो टू फार इंफ्रारेड, फार IR, फार इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड से भी और लार्जर वेवलेंथ्स हो जाती हैं। तो ये तरीका हुआ, इस तरीके का तो याद रखना है। एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज, व्हेन ऑल द ट्रांजिशंस अकर इन n इज इक्वल टू 1 फ्रॉम एनी हायर लेवल, ऑल गो टू द अल्ट्रावायलेट जोन। बामर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट 4 लाइन्स फॉल इन विजिबल रीजन एंड रेस्ट गो टू अल्ट्रावायलेट। बाकी की जितनी पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्रे, ऑल गो टू द इंफ्रारेड रीजन। तो विजिबल रेंज में तो केवल 4 लाइन ही मिलती हैं। कौन सी? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 इन विजिबल इन बामर सीरीज। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे। लास्ट लाइन का मीनिंग समझ में आ गया, फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ में आ गया, सेकेंड लाइन का मीनिंग समझ में आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। हालांकि ये फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला सेम ही है। कौन सा वाला? en2 माइनस en1 इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, और इसको यूं भी लिख सकते हो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले सेम ही तो हैं, अंतर ना है इनमें। बोथ द फॉर्मूले आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। तो गाइज इस तरीके से ये सीरीज थी, एक बार इनको नोट करें। और अब हमें ये भी काउंट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस या हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटॉमिक हाइड्रोजन। सम फॉर्मूले विल बी देयर
वी विल सी। एक बार इसको नोट कर लो पहले। जैसे मान लो पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में फिर कुछ और बात करेंगे यहीं पे। तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन लाइक फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ photons emitted। तो फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ photons emitted in 4:2 transition of Li2 plus and 3:2 transition of He plus। मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड इन 4:2 ट्रांजिशन ट्रांजिशन ऑफ Li2 प्लस एंड 3:2 ट्रांजिशन ऑफ He प्लस। चलो भाई देखें, फाइंड रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ द फोटॉन्स इमिटेड इन 4:2 ट्रांजिशन एंड 3:2 ट्रांजिशन ऑफ। फॉर्मूला लगाओ कौन सा। ऐसे में RH वाला फॉर्मूला बढ़िया है, सारा कचरा एक साथ कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे? 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर। आपका जेड स्क्वायर ले लेना, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। थोड़ा देखना, 1/λ ऑफ मान लो He प्लस ले लो। कहां से कहां का ट्रांजिशन वो लिख लिया करो, 3 से 2 का ट्रांजिशन फॉर He प्लस। और ये किसके बराबर हो गया? RH इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/λ 4 से 2 का ट्रांजिशन किसके लिए? Li2 प्लस के लिए। ऐसे ही किया करो आप भी, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं। तो RH इंटू 3 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, यही हुआ ना। देख लो फॉर्मूला है आपके सामने। आपने एक बार He प्लस के लिए लिखा, दूसरी बार Li2 प्लस के लिए लिखा। जरा देखना ऊपर पहुंच गया ये। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द फोटोन 4:2 ट्रांजिशन फॉर Li2 प्लस, यही कहा था उन्होंने। पहले ये बताओ, अपॉन लैम्डा ऑफ 3 से 2 का ट्रांजिशन ऑफ He प्लस इज इक्वल टू RH से RH कैंसिल, 4/9 इंटू कितना हो गया, 4 गुणा 3 9 5 अपॉन 2 4 16, 4 माइनस 16 1 करियो तो सॉल्व। 4/9 इंटू 5/4 गुणा 9 इंटू 16/3। कुछ भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया एक, तो कितना 5 16 पंजे 80 अपॉन 81 इंटू 3 8 24 243। ये आंसर हुआ। एक बार चेक कर लेना आपको, एक बार आप कैलकुलेशंस चेक कर लेना। सो दिस इज हाउ यू डू द कैलकुलेशंस, जैसा क्वेश्चन ने कहा है। और एक क्वेश्चन ले लो चलो, और आसान सा, और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइंड रेशियो ऑफ वेव नंबर ऑफ photons emitted in last line of H atom and second line of He plus ion। जरा लिखो तो सही सवाल को, पहले करो सॉल्व इसको, डू इट।
देखो, फाइंड रेशियो ऑफ द वेव नंबर ऑफ द फोटॉन्स इमिटेड। वेव नंबर का रेशियो बताना है, और वेव नंबर वाला तो वही फॉर्मूला है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, वेव नंबर किस किस का चाहिए? लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से 1, किसके लिए? H के लिए, अपॉन वेव नंबर कौन सा? सेकेंड लाइन ऑफ He प्लस। सेकेंड लाइन किसकी, ये तो कहा ही नहीं, ऑफ लाइमन सीरीज। क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वेव नंबर ऑफ द फोटॉन्स इमिटेड इन द लास्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंड लाइन ऑफ He प्लस आयन ऑफ लाइमन सीरीज। दोनों की लाइमन सीरीज है, तो लाइमन बामर, हाँ लाइमन है तो इन्फिनिटी से 1, और यहां लाइमन है सेकेंड लाइन तो 3 से 1 ऑफ कौन? He प्लस इज इक्वल टू, इस वाले का लो तो RH इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 0 अपॉन RH इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये है सेकेंड लाइन ऑफ He प्लस आयन ऑफ लाइमन सीरीज। तो सेकेंड लाइन का मतलब 3 से 1 फॉर द लाइमन सीरीज। आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 इंटू ये हो गया 1 अपॉन, और ये हो गया 3 9 8/9, तो 9 बटा कितना 32 इज द आंसर। एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लें। तो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन, दिस इज हाउ we write, we solve the questions based on these first line, second line, last line. Last line is also called series limit. ये पॉइंट रह गया था लिखने के लिए, लिखो इस बात को, लिखो इस बात को, पहले ये नोट कर लो, मैं लिखवा देता हूं उस पॉइंट को। ये एज ए नोट करके लिख लो, ये पॉइंट रह गया था, चाहो तो जहां थ्योरी लिखी थी वहां भी लिख सकते हो। लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड सीरीज लिमिट। तो लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड सीरीज लिमिट ऑफ दैट सीरीज। तो उसे सीरीज लिमिट बोलते हैं, इस तरीके से ध्यान दें। तो लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द सीरीज लिमिट ऑफ दैट सीरीज। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी ऑप्टिक, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो लिखो हेडिंग, calculation of number of spectral lines। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब डिफरेंट वेवलेंथ वाली कितनी लाइन अब हमें ऑब्टेन होंगी इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। फॉर्मूला लिखते जाएंगे, इन ए सैंपल ऑफ H-like species, a total number of spectral lines in a sample of H-like species, total number of spectral lines when transitions occur from nth energy level to n is equal to 1, मतलब ग्राउंड स्टेट तक। ग्राउंड स्टेट तक ही होंगे क्योंकि सबसे स्टेबल स्टेट ग्राउंड स्टेट n is equal to 1 ही होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। तो इन ए सैंपल ऑफ द H like species, total number of spectral lines when transitions occur from the nth energy level to n is equal to 1 ground state is equal to n into n minus 1 upon 2 or nc2।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं ना, NC2 नहीं पढ़ा हो तो आप तो ये याद रखो, लिख लो, बाद में सीखोगे मैथ्स में व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज परम्यूटेशन, तो समझ जाओगे आप। तो इट इज n इंटू n माइनस 1/2, ये है फॉर्मूला। इसको डिराइव भी करेंगे बाद में, बट यही ट्रांजिशन अगर मान लो, ये तो जब था ट्रांजिशन जब n से 1 में आ रहे हैं, ट्रांजिशन n से 1 में, अगर मान लो ऐसा ट्रांजिशन हो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस obtained when transitions occur from n2 to n1 in a sample of H-like species। अच्छा, ये फॉर्मूला तो था n से 1 पर आने पर ट्रांजिशन में इतनी है, और n2 से n1 है, तो फॉर्मूला होगा n2 माइनस n1 प्लस 1/2, वही फॉर्मूला है। अगर यहां पर आप n1 की वैल्यू 1 रख दो तो देखो यही फॉर्मूला बन गया, n इंटू n माइनस 1/2। अगर n से 1 पर आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2, और n2 से n1 पर जंप कर रहे हैं इन द सैंपल। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन स्पीशीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल ऑफ, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कह रहे हैं कि सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है या सैंपल ऑफ He+ आयंस हैं, इसका मतलब बिलियंस नंबर ऑफ H एटम या He+ आयंस आर प्रेजेंट इन इट। छोटे से छोटा सैंपल भी लोगे तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर के नंबर ऑफ एटम्स या आयंस प्रेजेंट होंगे। सो ह्यूज नंबर ऑफ आयंस विल बी प्रेजेंट, सो ऑल सॉरी so huge number of ions will be there, huge number of photons will be emitted out, all possible combinations, 2 से 1, 3 से 1, 3 से 2, 50 से 2, 50 से 49, 100 से 99, 100 से 100, 100 से 1, all transition, infinity से 1, all infinity तो जा ही रहे, n से आ रहे हैं मान लो, तो n से लेकर के 1 तक जितने भी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, n से n-1, n-2, n-3, n से 2, n से 3, n से 50, इस टाइप से ऑल ट्रांजिशंस विल अकर। तो जब भी हम सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं या सैंपल ऑफ H-like स्पीशीज बोलते हैं, दैट मीन्स इट कंटेन्स अ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, सो ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांजिशंस विल अकर। तो ये फॉर्मूले हैं, ध्यान रखेंगे। बट अगर सिंगल कह दिया हमने, इन एन आइसोलेटेड सिंगल हाइड्रोजन एटम, इन एन आइसोलेटेड H एटम और H-like species, maximum number of spectral lines from n2 to n1 is equal to n2 minus n1. Minimum number of spectral lines from n2 to n1 is equal to just 1. अब सर ये क्या है, पढ़ो क्या है, पढ़ो क्या है ये। अगर कोई आइसोलेटेड H एटम है और H-like स्पीशीज है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम n2 to n1 इज n2 minus n1 एंड मिनिमम नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी n2 to n1 1। क्यों, जरा देखना, इसका डेरिवेशन तो हम बाद में लेंगे, जरा सेकंड वाला पॉइंट का डेरिवेशन देखो। मान लो मैं ऐसे कह दूं इस टाइप से, मान लो ये 1 2 3 4 5, मान लो एक ही है, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम का मतलब एक ही एटम है बस, या एक ही आयन है बस, दो नहीं है, एक ही है बस। मान लो 5 पे है वो,
तो बताओ मैक्सिमम नंबर लाइन कब देगा वो? जब 5 से 4 पे कूदे, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, एक एक सीढ़ी जंप करता जाए नीचे। तो एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। हाउ मेनी लाइंस? 4 लाइंस। 4 मैक्सिमम लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड। 4 मैक्सिमम लाइंस। अच्छा, मिनिमम लाइन कितनी? डायरेक्टली जंप करवा दो 5 से लेके 1 पर। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट इज इक्वल टू 1। कहां? 5 से डायरेक्टली जंप कर दिया उसने 5 से 1 पर, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस तो कहीं से कहीं तक भी जंप करवा दो वो एक ही मिलेगी। और ये 4 लाइन मिली हैं। 4 लाइन मतलब n2 माइनस n1, 5 माइनस 1। तो इसका मतलब जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम n to 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। वही तो फॉर्मूला है, n2 माइनस n1, n माइनस 1। और मिनिमम लाइन कितनी? 1। डायरेक्टली जंप कर जाए n से 1 पर, ओनली 1 लाइन। समझने की बात है, थोड़ा दिमाग लगाएं। और एक बार नहीं, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जुटे रहें। ऐसी स्थिति आ जाए ना खाने में मन लगे ना नींद आए, जब तक ये समझ में ना आए। न खाने में मन लगे ना नींद में मन लगे। ये कभी कभी किसी और चीज़ों में भी होता है, उनमें नहीं फंसना है तुम्हें, इन्हीं में फंसना है। अभी तो तुम्हारी जिंदगी बस 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। 3 ही तत्व हैं तुम्हारी जिंदगी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बस यही, इन्हीं में रस है, इन्हीं में उमंग है, यही जिंदगी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बाकी सब तो मिथ्या है, दुनियादारी है। इन पीसीएम से ही बेड़ा पार होगा and you will reach to your desired target, desired rank in IIT JEE. Target is only IIT JEE. मन ही मन में स्टूडेंट से चलता रहता है, IIT बॉम्बे ले लूंगा, नहीं IIT दिल्ली ठीक है, पास में भी है, नहीं देखेंगे, क्या पता अच्छी रैंक ना आई तो IIT गुवाहाटी चला जाऊंगा। ये चलता रहता है मन में, कोई बुराई ना है इसमें। बट अगर पढ़ो भी ना और ये सब दिमाग में चले तो फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये पहले सीरियल आया करता था, ये एक स्टोरी भी थी, हमने पढ़ी थी। मैं कभी कभी ऐसी जनरल बातें कर लेता हूँ आपसे। वापस आओ। What is the meaning of a sample of the H-like species? When so many number of hydrogen atoms or H-like species are there, so all kind of combinations of the transitions will occur. अगर n से 1 तक के ट्रांजिशन ले रहे हैं तो एवरी ट्रांजिशन यू हैव टू कंसीडर। हम डिराइव करेंगे इस फॉर्मूले को, डिराइव करेंगे इसको। ये तो डिराइव कर लिया हमने सेकंड वाला। तो जब इसको डिराइव करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऑल द कॉम्बिनेशंस वी आर टेकिंग एंड फॉर दैट यू हैव द फॉर्मूला NC2। अच्छा, ये तो n से 1 का था। यही अगर मान लो सैंपल ऑफ H-like स्पीशीज में अगर n2 से n1 में आ रहे थे तो फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। बट यदि एक आइसोलेटेड H एटम या H-like स्पीशीज होता, एक ही एटम होता, तो मैक्सिमम लाइन कितनी मिलती है n2 से n1 के लिए? n2 माइनस n1। और मिनिमम कितनी? मिनिमम तो एक ही मिलती, एक ही बार कूद के आ सकता है बस n=1 पे। n=1 पे आने के बाद और नीचे कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में थोड़ी घुसा दोगे उसको। समझ में आ रही है बात? सो लाइक दैट दीज आर द फॉर्मूले फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। मेनली क्वेश्चन इसी के बारे में पूछे जाते हैं, आइसोलेटेड में तो वो पूछते नहीं है। वैसे टेस्टों में भले ही कभी कभी हम पूछ लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को हम चेक कर सकें। लेट्स डू 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। सवाल लिखो, नोट डाउन द क्वेश्चंस, नोट इट डाउन फर्स्ट। चलो मान लो ऐसे कहें, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस
obtained when all the H atoms in a sample are present in a sixth excited state। मान लो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है हाइड्रोजन में, साथ में ये भी पूछ लें हाउ मेनी लाइन्स विल बी इन visible range। How many lines will be in visible range? तो find number of spectral lines obtained when all the H atoms in a sample are present in the sixth excited state। अब sixth excited state का मीनिंग तो समझ में आता है ना आपको। तो sixth excited state means n is equal to 7 और 7 से 1 में ट्रांजिशन होगा। तो ट्रांजिशंस कहां से होंगे? 7 से 1 के ट्रांजिशंस। तो 7 से 1 के ट्रांजिशंस जब करेंगे हम तो फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सैंपल है विल बी व्हाट n इंटू n माइनस 1/2। n की वैल्यू कितनी? 7 इंटू 6/2 21 लाइन्स। अच्छा 21 टोटल लाइंस मिलेंगी। इसमें हाउ मेनी लाइंस विल बी इन द विजिबल रीजन? विजिबल रीजन में तो केवल 4 लाइन ही मिलती हैं इन द बामर सीरीज। कौन कौन सी? तो विजिबल लाइंस इन विजिबल रीजन विजिबल रीजन कि जो लाइंस हैं वो तो 4 होती हैं। कौन सी? 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, बस यही 4 लाइन होती हैं। कोई अगर पूछ लेता, आपसे पूछा नहीं है, कोई पूछ लेता कि हाउ मेनी लाइंस इन यूवी रीजन, तो एक तो यूवी रीजन में जो लाइंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो लाइमन सीरीज में, और लाइमन सीरीज में कितनी लाइंस आती? लाइमन सीरीज में जैसे ये था 1 2 3 4 5 6 7, ये तो था। 1 पे आओ, कहां से आ सकते हो? 1 पे अगर आओगे तो अल्ट्रा वायलेट जोन में ही मिलेगी। तो हाउ मेनी लाइंस इन द यूवी रीजन? 2 से 1 पे आ जाओ, 3 से 1 पे आ जाओ, 4 से 1 पे आ जाओ, 5 से 1 पे आ जाओ, 6 से 1 पे आ जाओ, 7 से 1 पे आ जाओ, कहीं से भी बस 1 पे आ जाओ। तो हाउ मेनी लाइंस? 3 और 3 6 लाइंस। 6 प्लस आपको पता था कि अगर आप 3 से 2 पर आते हो या 4 से 2 पर आते हो, 5 से 2 पर आते हो, 6 से 2 पर आते हो, तो कौन सी लाइन है वो? विजिबल। बट अगर 7 से 2 पर और आते हो तो ये वाली भी अल्ट्रा वायलेट जोन में जाएगी, प्लस 1 मोर। टोटल 7 लाइंस हैं। तो हाउ मेनी लाइंस इन द यूवी रीजन? 7। बाकी विजिबल वाली लाइन 4 आई गई। 4 कहां? 3 से 2, 4 से 2, तो ये यूवी, ये चारों, ये 6 की 6 यूवी। उसके बाद 4 से 2, 5 से 2, 3 से 2। थोड़ा दूर बनाऊं ताकि आप ये बात समझ लो। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2, ये चारों कहां जाएंगी? विजिबल। और बाकी सारी लाइन n इज इक्वल टू 3 में, 4 में, 4 में, सब कहां जाएंगी? IR। तो IR वाली भी बता दो। हाउ मेनी, मैंने पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया आपके सामने। हाउ मेनी लाइंस इन IR रीजन? बताओ कितनी? 7 चली गई अल्ट्रावायलेट में, 4 चली गई विजिबल में, बाकी सब इंफ्रारेड में जाएंगे। 7 और 4 11 घटा दो 21 में से, 21 में से 11 घट गए तो 21 माइनस 7 माइनस 4 10 लाइन। तो 10 लाइन्स ऑल टुगेदर इट विल कम इन दिस।
सो लाइक दैट इट विल बी देयर। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है। सो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा कर लो सारा एकदम क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी, ये कहावतें होती हैं, मुहावरे बोलते हैं इनको, दूध का दूध पानी का पानी, एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। गाइस मेरे कहने से ना अलग रफ कॉपी में क्वेश्चन को एनालाइज करना, सॉल्व करना, दिमाग लगेगा। एक बार में ना होगा, दो बार में ना होगा, हो सकता है अगले दिन ही समझ में आए पूरा पूरा। बार बार पढ़ेंगे तो ये वाला पीछे पढ़े इन सब चीज़ों के, और एक बार समझ जाओगे तो एक फीलिंग भी आएगी, वाह वाह वाह। इतनी बढ़िया फीलिंग तो कई बार गुलाब जामुन खाने पे भी नहीं आती, जितनी बढ़िया कोई बात समझ में आ जाती है तो आ जाती है, वाह यस आई गॉट इट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। ये था कॉन्सेप्ट। और एक आध क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन इट, नोट इट डाउन। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा लें, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल रीजन इफ एन आइसोलेटेड H atom in fifth excited state jumps down। मान लो ये क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द विजिबल रीजन इफ द आइसोलेटेड H atom इन द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट जम्प्स डाउन। आंसर पता है, एक बार बना के सॉल्व कर लो। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब 6 तक आना है, 1 2 3 4 5 6, एक ही है बस, तो एक ही है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी शो कर सकता है। अब वो 2 पे तो एक ही बार आ सकता है, वो कहीं से भी आ जाए। तो एक लाइन ये शो कर दे, फिर 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 ये शो कर दे, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो कितनी मिल गई, 5 मिल गई। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 6, तो 6 से जंप करेगा, 6 से 2 पे आ जाए, 2 पे आना है उसको, 6 से 3 पे आया IR, 6 से 1 पे आ गया 0। तो फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो मैक्सिमम अगर काउंट करवाएं तो बस 2 पे आना है, तो आंसर इज 1। केवल एक ही स्पेक्ट्रल लाइन, एक, क्योंकि सिंगली है ना, आइसोलेटेड बोला है, हाइड्रोजन एटम एक ही एटम है बस। 6 से अगर 2 पे आ जाए तो भी एक ही लाइन मिलेगी, 6 से 5 पे आए, 5 से 2 पे आए तो भी एक विजिबल लाइन मिलेगी विजिबल रीजन में, ओनली 1। 5 से फिर 2 पे आ जाए तो भी एक मिलेगी, 6 से 4 पे आ जाए या 3 पे आ जाए तो IR में जाएगी, फिर 3 से 2 पे आ जाए तो भी विजिबल एक मिलेगी। और यदि 6 से 1 पे कूद गया डायरेक्टली तो कोई विजिबल ना मिलेगी, क्या मिलेगी, अल्ट्रावायलेट। बट मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल रीजन इफ एन आइसोलेटेड एटम फिफ्थ इलेक्ट्रिक जंप्स डाउन। अगर जंप डाउन करते तो मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती हैं, 1। तो मैक्सिमम लाइन तो 1 ही मिल सकती है, और मिनिमम कितनी मिल सकती है, 0। क्यों 0? क्यों 6 से ले और डायरेक्टली कूद जाए 1 पे, पड़ा ही नहीं, एक ट्रांजिशन ही हुआ, और वो भी अल्ट्रावायलेट का। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। तो ये तरीका था इनके क्वेश्चंस का। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए टेक वन मोर क्वेश्चन, इसको हटा लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कई बार ऐसे कह दें कि फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन
emitted when electron undergoes transition from second excited state to first excited state in He+ ion। इसके लिए तो जनरल फॉर्मूला था हमारे पास। तो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3 से फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2 में, किसमें, इन He+ आयन। तो वेवलेंथ बतानी है, या तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। उससे बचना चाहिए, वो तो जब यूज करना चाहिए जब रेशियो पूछ रहे हैं, ताकि RH कैंसिल आउट हो जाए। इसमें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू Hc/λ। तो 12400/λ इज इक्वल टू En2 माइनस En1, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12400/13.6 इंटू 4 इंटू कितना 4 गुणा 9 4 9 माइनस 3 नहीं 4 और ये 9 माइनस 4, क्या वैल्यू आ गई 12,400 और ये 5 रह गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इंटू 9/13.6 इंटू 5। So like that you have to divide and the value of the wavelength angstrom में you will get the answer। तो गाइज ये तरीका था, ये था क्वेश्चन। आज का लेक्चर बहुत ही यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन में और भी 1-2 बातें कहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक आध क्वेश्चन और भी लेंगे इनके बारे में। एंड देन बोहर मॉडल विल कम टू एंड एंड देन वी विल टॉक कि बोहर मॉडल फेल हुआ तो क्यों हुआ। बोहर मॉडल भी फेल हो गया था, हालांकि बोहर मॉडल बहुत लंबे समय तक चला क्योंकि इन्होंने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया एटॉमिक हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का वेरी वेल। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी। और स्पेक्ट्रम ऑफ एवरी एलिमेंट इज वेरी डिस्टिंक्ट एंड इज लाइक द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जैसे 2 व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, किसी भी 2 एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम कभी मैच नहीं करते क्योंकि उनके एनर्जीज ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स आर नेवर सेम। तो गाइस आज बस यही स्टॉप करते हैं, अच्छे से पढ़ें इसको एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।